हेलो, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज। ये चैप्टर 4 है साइंस फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। फुल एपिसोड वीडियो होगा, यानी एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर किया गया है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, लगभग 45 से 1 घंटे का बीच का वीडियो होगा। तो आप एक ही बार में पूरा जो इसमें बताया गया चीज़ है आप उसको याद रख लीजिए, और या इसका 2-3 बार आप रिवाइज कर लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे द्वारा लिखा गया मास्टर नोट्स किताब है। आप इसको अपने घर पे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का प्रोसेस ये है कि आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस भेजिए। 4 दिन के अंदर आपके घर पे मास्टर नोट्स का पूरा फुल पैक आपके घर पे पहुंच जाएगी। इसकी कीमत है आपको 2500 रुपये। साथ में स्मार्ट वीडियो कोचिंग बिल्कुल फ्री मिलेगी। इसमें आपको 8 किताबें मिलेगी। मैथ है, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस, और इसके अलावा ट्रेड टेस्ट भी है। जिसमें देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड टेस्ट में से 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हमारे मास्टर नोट से ही मिलेंगे। और रही बात मैथ और रीजनिंग का, ये बिल्कुल 0 लेवल किताब होगा। जिसको कुछ नहीं आता मैथ रीजनिंग में, वो भी स्टार्टिंग करके वो बिल्कुल प्रो लेवल तक तैयारी कर सकते हैं। तो आप इसको ऑर्डर कीजिए और अपने घर पर इस मास्टर नोट्स को मंगवाइए। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। मास्टर नोट्स के साथ में स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो आपके घर पे जैसे डिलीवर होगा उसके जस्ट अगले दिन आपको स्मार्ट वीडियो कोचिंग में एक्सेस मिल जाएगी। फिर आप वहाँ से तैयारी करेंगे। देखिए, ये हमारे द्वारा लिखा गया फिजिक्स का किताब जो था मास्टर नोट्स फिजिक्स, तो इसी किताब का चैप्टर नंबर 4 है। और हूबहू जैसा किताब में लिखा हुआ है उसी तरह से हम आपको यहाँ पे पेज निकाले हैं। अब देखिए, हमारे द्वारा लिखा गया किताब कुछ इस तरह से दिखता है आपको, और सबको हमने नंबरिंग करके लिखा है। 1 2 3 4 5 6 करके लिखा हूँ मैं, ताकि आपको पढ़ने में, याद करने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आपको हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। उससे पहले जानिए कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होती है। आपको मोटे तौर पर आप ये जानना है कि हम जहाँ पे रहते हैं, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, वो भी किसी चीज़ का भाग है। तो आइए उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। हम लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं, यह 9 ग्रह में से कोई एक ग्रह है। हम लोग ये जिस पृथ्वी पर रहते हैं, अर्थ पे जब हम रह रहे हैं, यह किसी का पार्ट है। वो 9 ग्रह में से यह एक ग्रह है। और ये पार्ट किसका है? सूरज का। ठीक है, द सन का पार्ट है। और सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। और सूरज भी सूरज एक तारा है, स्टार है, और वो भी आकाशगंगा का पार्ट है। वो भी यानी गैलेक्सी का पार्ट है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ जो है स्थिर नहीं है, सभी अपने आप में घूमती है और सभी में ग्रेविटी होती है। यानी यूँ समझ लीजिए, जब कोई बहुत बड़ी द्रव्यमान की चीज़ें आती है पूरे ब्रह्मांड में, तो उसमें अपना एक ग्रेविटी होता है, जो कि उसके वजन के कारण होती है, उसके वेट के कारण वो ग्रेविटी होती है। और सभी एक दूसरे से बंधा हुआ है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, और सभी एक दूसरे से दूर होते जा रही है, और सभी आपस में मिला हुआ भी है। सूरज और पृथ्वी, इसका दूरी निश्चित है, और वो अपने द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे के एक दूसरे में समाहित भी नहीं होगी और एक दूसरे से दूर भी नहीं जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण द्वारा दोनों एक दूसरे से बंधा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और जो भी क्वेश्चन है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। अब देखिए, न्यूटन ने एक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, और वो ऐसा कहानी में कहा जाता है कि न्यूटन एक पेड़ के एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, और सेब जो है उनके सर पे गिरा। तो वहाँ से उन्होंने एक कल्पना की कि आखिर कोई ऐसा बल है जो कि सेब के ऊपर काम करता है और वो नीचे आती है। आखिर वो नीचे ही क्यों आती है? हो सकता है वो ऊपर ही क्यों ना रह जाए? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसी के पीछे जब वो रिसर्च करते गए, तो उनको पता चला कि पृथ्वी जो इतनी बड़ी है, और उस पृथ्वी ही सेब के गिरने का कारण है। और पृथ्वी हर एक चीज़ को अपने ग्रेविटी यानी एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण वो अपनी तरफ खींचती है। तो वहीं से एक थ्योरी आया निकल के, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब ये क्या है? किन्हीं 2 पिंड के बीच कार्य करने वाला एक आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती। बोल रहा है क्या? किन्हीं 2 बिंदु से। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। आपने कभी चुंबक देखा है? चुंबक होती है, और या तो दूसरा चुंबक या फिर कोई लोहा का पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ है, कोई भी लाइएगा, तो दोनों को जब आप पास लेके आइएगा तो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है। तो वही चीज़ होती है गुरुत्वाकर्षण में भी।
तो गुरुत्वाकर्षण में एक बहुत बड़ा पिंड, आकाशीय पिंड जो है, जैसे पृथ्वी है, सूरज है, और ग्रह है, उपग्रह है, चंद्रमा है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, सब में अपना एक जो चुंबकीय पावर, जो चुंबक में जो पावर होती है वही पावर और सब ग्रह में भी होते हैं। जो दूसरे पिंड को जो उसके करीब आता है उसको अपनी ओर खींचती है, जो कि खींचती है, तो वही बल क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण होती है। और वो बल क्या होती है कि कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपात है, यानी जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा, यानी आकर्षण बल होगा। और उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी दूरी का उल्टा होता है, यानी दूरी नज़दीक आएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा, दूरी जब बढ़ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगी। और अंतरिक्ष उसी का पार्ट है, अंतरिक्ष में आपको गुरुत्वाकर्षण बल महसूस नहीं होगा। अब देखिए, माना दो पिंड जिसके द्रव्यमान m1 m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उसके बीच से लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल यानी F बराबर Gmm बट्टा आर स्क्वायर, जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर, जहाँ पे F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और G एक नियतांक है, नियत अंक, जिसको कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, उसका वैल्यू होता है कुछ, जहाँ G एक नियतांक है, मतलब एक नियत अंक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू बताया ना आपको। अब एक है गुरुत्व। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो जितने भी ब्रह्मांड में पिंड है, जैसे ग्रह है, उपग्रह है, और भी तारे हैं, सूरज है, सूरज जैसा बहुत सारा तारा है, सब में जो आकर्षण बल होता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन वही गुरुत्वाकर्षण बल जब पृथ्वी में होती है तो उसको कहा जाता है गुरुत्व बल, यानी कि जो पृथ्वी में बल है उसको बोलेंगे गुरुत्व बल। ठीक है, बस नाम में अंतर है, ज़्यादा कुछ है नहीं। गुरुत्व यानी ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंड के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का ही दूसरा नाम गुरुत्व है, जो कि पृथ्वी कोई चीज़ को आकर्षित करते हैं तो वो कौन से बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण भी है, लेकिन गुरुत्व स्पेशली पृथ्वी के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने मास्टर नोट्स में सब कुछ आप लोगों को क्लियर कर देंगे। देखिए, गुरुत्व बल के कारण क्या है, गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। त्वरण तो आपको पता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वो जो वेग में परिवर्तन जो करता है वो गुरुत्व कहलाता है। गुरुत्व यानी पृथ्वी के सतह के नीचे आप जितना, पृथ्वी के सतह के पास आप जितना ज़्यादा आइएगा गुरुत्व बल उतना ही ज़्यादा काम करेगा, और तो उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्व जनित त्वरण का वैल्यू कितना होता है, गुरुत्व बल का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि गुरुत्व जनित त्वरण का वैल्यू इतना होता है। यानी इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, इसका वैल्यू कितना होता है 9.8। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में हेल्प करता है, और ये इसका डायरेक्टली पूछा भी जाता है कि स्मॉल जी का वैल्यू बताइए। अब देखिए, गुरुत्व जनित त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्व जनित त्वरण जो है वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। वो किसी भी रूप का हो, किसी भी आकार का हो, किसी भी आयतन का हो, सब पर समान रूप से लागू होती है। अब देखिए, ये कहाँ पे लागू होती है। देखिए कि क्या होता है कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी का सतह है, ये पृथ्वी का सतह है। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु को हम इस पॉइंट से गिराएंगे, तो यहाँ पे 1 kg वेट का कुछ हम गिरा रहे हैं, 1 kg वेट का कुछ गिरा रहे हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ गिरा रहे हैं कोई भी चीज़ को। और हम एक 100 ग्राम की चीज़ को भी गिरा रहे हैं, 1 किलोग्राम है और 100 ग्राम है। तो देखिए, बताइए कि नीचे पहले कौन आएगा, नीचे जो है पहले कौन आएगा। तो पहले तो 1 किलोग्राम वाला आएगा, वो पहले आएगा। क्यों? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो ज़्यादा लगेगा और वो पहले आएगा। लेकिन ये 100 ग्राम वाली जो चीज़ है
वो थोड़ा सा लेट आएगा। तो लेट क्यों आएगा? क्योंकि वातावरण में जो है थोड़ा सा घर्षण बल भी आएगा। लेकिन अगर इसको निर्वात में किया जाए, कहाँ पे किया जाए? वैक्यूम में, यानी कि बीच में कोई हवा नहीं हो, माध्यम निकाल दिया जाए, तो एक 100 ग्राम की चीज़ भी और 1 किलोग्राम की चीज़ भी दोनों बराबर रूप से नीचे आएगी, यानी कि उसका स्मॉल जी का वैल्यू मतलब बड़ा, वो दोनों एक ही साथ पृथ्वी के सतह पर आएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, निर्वात से कोई चीज़ गिराइएगा पृथ्वी की तरफ तो वो दोनों बराबर रूप से आएगी। उसी को गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार यानी कि उसको बताया गया, उसी का वो एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो यानी वही बोल रहा है कि वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान ये सब पर निर्भर नहीं करता, सब पे बराबर रूप से आती है। 1 किलोग्राम का वेट और एक रुई भी अगर गिराया जाए निर्वात में तो वो पृथ्वी पर समान रूप से नीचे आएगी और दोनों एक ही साथ नीचे आएगी। और रुई ऊपर ही क्यों अटक जाती है? घनत्व के, वायुमंडलीय घनत्व के कारण वो ऊपर ही अटक जाती है। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पे स्मॉल जी का मान घटता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये है, याद रख लीजिए। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर, ये जो पृथ्वी है ना, ये जो पृथ्वी है इस रूप में ये घूमती है, तो ध्रुव क्या है? ये हुआ ध्रुव। ठीक है, ये हुआ ध्रुव। तो ध्रुव के ऊपर क्या होता है? स्मॉल जी का मान जो है ज़्यादा होता है, महत्तम होता है, 9.8 समथिंग होगा। ठीक है, विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है। अब देखिए, विषुवत रेखा क्या होती है? ये वाली, ये जो बीच वाली जो लाइन होती है ना, ये इसको कहते हैं विषुवत रेखा। यहाँ पे स्मॉल जी का मान न्यूनतम होगा। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर, पृथ्वी के जो घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाएगा। घूर्णन गति, पृथ्वी जो घूमती है अपने अक्ष पे जो घूमती है उसको बोलते हैं पृथ्वी का घूर्णन गति। अगर पृथ्वी अपने गति से तेज घूमने लगे तो स्मॉल जी का वैल्यू जो है कम हो जाएगा, घट जाएगी। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने में जी का मान, अब पृथ्वी के जो घूर्णन गति है उसको अगर घटाया जाए, उसको पृथ्वी का जो घूमने का रफ्तार है ना उसको अगर स्लो किया जाए तो स्मॉल जी का मान जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। अगर एकाएक रोक दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुने अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का मान 0 हो जाएगा, वहाँ भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, लेकिन ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। पृथ्वी जिस रफ्तार से घूम रही है अपने अक्ष पे, अगर वो 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो विषुवत रेखा पर जो भी चीज़ें हैं, विषुवत रेखा पर यानी पृथ्वी के बीचों बीच भाग में जो भी चीज़ है उसका भार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी का जो ये ध्रुव वाला एरिया है यहाँ पे जी के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटा से घटकर 1.4 घंटा का रह जाएगा, यानी रहने योग्य नहीं रहेगा। वो हमेशा हमेशा के लिए आपको सूरज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पृथ्वी जिस रफ्तार से घूम रही है, शायद कितना 25,000 किलोमीटर पर सेकंड, आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो 24 घंटा से घट के हो जाएगी 84 मिनट की, यानी 1.4 घंटे की हो जाएगी, 1.5 घंटे के आसपास हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुव को छोड़कर सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। अब पृथ्वी अगर घूमना ही बंद कर दे तो स्मॉल जी का जो वैल्यू है ध्रुव पर बराबर वही रहेगा और सब जगह पे वो बढ़ जाएगी। लिफ्ट में पिंड का भार, लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित भार बढ़ जाता है। ठीक है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित भार घट जाती है, क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रही है। लिफ्ट वाला क्वेश्चन भी आएगा, अगर कोई स्टूडेंट लिफ्ट में गए होइएगा कभी आप, कोई अभी तो लिफ्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, लिफ्ट जो है नॉर्मल से किसी मॉल वगैरह में भी रहता लगा हुआ। तो जब आप लिफ्ट में बैठते हैं, अगर लिफ्ट जाता है ऊपर में तो वहाँ पे क्या होता है, लिफ्ट जो है
गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ जा रही है, गुरुत्व बल के खिलाफ जा रही है, तो वहाँ पे गुरुत्व बल के कारण आपका जो वेट है बढ़ जाता है, भार बढ़ जाती है। वेट नहीं बढ़ता है, भार बढ़ जाती है। जब लिफ्ट नीचे आता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल तो आपको खींच ही रही है, लेकिन लिफ्ट भी आपको नीचे की ओर लेके आ रहा है, तो गुरुत्व जो बल है स्मॉल जी का वैल्यू वो मतलब कि थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। गुरुत्व बल वहाँ पे थोड़ा कम लगे तो आपको भारहीनता यानी कि भार कम लगेगा वहाँ पे। अब यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार 0 हो जाता है, यही भारहीनता की स्थिति होती है। अब देखिए लिफ्ट क्या मुसीबत है। देखिए अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, हालांकि टूटती नहीं, बहुत कम ऐसा केस में होता है कि टूट जाए, और वो रस्सी नहीं होती, वो बहुत मजबूत मतलब कि स्टील वायर होती है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्व त्वरण से अधिक होगा तो लिफ्ट में पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। यानी कि अगर लिफ्ट का जो है त्वरण 9.8 से ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति जो है छत से जाकर टकरा जाएगा। तो लिफ्ट का जो है एक्सलेरेशन यानी ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, 9.8 से कम होना चाहिए, यानी बहुत कम होता है। ठीक है। अब देखिए केपलर का जो नियम है वो ग्रह के गति से संबंधित है। तो ग्रह के गति से संबंधित किस वैज्ञानिक ने अपना नियम दिया था, तो वो था केपलर नाम के वैज्ञानिक थे। केपलर के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता था। सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। यानी कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा किसको बोलेंगे, यानी वो जो है बिल्कुल सर्कल में नहीं घूमता है, वो थोड़ा सा ऐसे एलिप्टिकल यानी अंडा के आकार में इस तरह से घूमता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सूरज है, तो जब भी घूमता है इस तरह से घूमता है। ठीक है। वो बिल्कुल सर्कल बना के नहीं घूमता है, बिल्कुल गोल तरह से नहीं घूमता, वो इस तरह से घूमता है, यानी कि कभी दूर कभी नज़दीक इस तरह से घूमता है। और उसका जो पथ होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है, उसी पथ पे हमेशा कहीं घूमता है। अभी से करोड़ों साल पहले उस तरह से घूम रहा है। अब देखिए प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग एरियल वेलोसिटी नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तब उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह दूर होता है तब उसका वेग कम हो जाता है, लेकिन साल में और एवरेज बराबर ही रहता है। जब ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। जब ग्रह जो है सूर्य के नज़दीक जाता है तो उसका ग्रह वेग जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है सूरज का ज़्यादा लगेगा। और जब ग्रह सूरज से दूर रहेगा यानी इस पॉइंट पे रहेगा तो उसका वेग जो है यानी कि बढ़ जाएगा, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाती है, लेकिन उसका एवरेज बराबर ही रहेगा प्रत्येक साल। ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको मिल रही है, एक होती है घूर्णन काल। घूर्णन काल मतलब क्या, पृथ्वी अपने आप का एक चक्कर जितना समय में लगाती है उसको बोलते हैं घूर्णन काल, जो कि 24 घंटे की होती है। और पृथ्वी सूरज का एक चक्कर जितने समय में लगाती है उसको बोलते हैं परिक्रमण काल, जो कि होती है 1 साल की, 365 दिन की। ठीक है। आगे बात समझ में, आगे देखिए। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उसकी चाल उतनी ही कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उसकी चाल उतनी ही ज़्यादा कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के उपग्रह की चाल बराबर होती है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के उपग्रह की चाल मतलब बराबर होती है। पृथ्वी ये है,
इसके जो चारों तरफ जो उपग्रह घूमते हैं, चाहे उसकी त्रिज्या कितनी भी हो, सबका जो स्पीड जो है वो बराबर ही रहेगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। परिक्रमण काल बराबर कक्षा की परिधि बट्टा कक्षीय चाल। परिक्रमण काल बराबर कक्षा की परिधि बट्टा कक्षीय चाल। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। अब देखिए उपग्रह जो है, जाहिर सी बात है, मान लीजिए सूरज है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे मान लीजिए कि ग्रह है कौन सा, शनि ग्रह है, तो ये तो ज़्यादा दूर है, तो ये जो है ज़्यादा समय में लगाएगा पृथ्वी का यानी कि सूरज का चक्कर, यानी जो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उसकी जो है परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। क्योंकि कम दूर है तो उसको कम में घूमना है ना, ये ज़्यादा दूर है तो इसको ज़्यादा घूमना होगा। चलिए, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। कितना होता है? 1 घंटा 24 मिनट। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होगा? 1 घंटा 24 मिनट। यानी कि कोई उपग्रह है पृथ्वी के जस्ट ऊपर में है तो 1 घंटा 24 मिनट में बार बार वो अपने आप को रिपीट करते रहेगा पृथ्वी के चारों तरफ। अब देखिए भू अस्थायी उपग्रह भी होती है। अब देखिए भू अस्थायी उपग्रह क्या होती है, वो ध्रुव के ऊपर लगा दिया था उसको, वो हमेशा ध्रुव के ऊपर रहेगा और वहीं से पूरा पृथ्वी पर नज़र रखेगा। यानी एक जगह ध्रुव के ऊपर लगा दिया और वहीं से वो आधा पृथ्वी को देख लेगा। एक दूसरा उपग्रह दूसरे ध्रुव के ऊपर लगा दिया, वहीं से वो आधा पृथ्वी को देख लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है भू अस्थायी उपग्रह। वो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर वो रह करके पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भू तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने दिया था। अब देखिए कि जो आप मोबाइल यूज करते हैं, रिलायंस कंपनी भारत में है, उन्होंने अपना उपग्रह छोड़ा होगा तो भारत के ऊपर रहेगा, तो तभी तो वो भारत में अपनी सेवाएं दे पाएगा। पता चला कि भारत के ऊपर रख दिए हैं और वो पहुंच गया अमेरिका में तो उसको सेवा देना नहीं है। यानी भू अस्थायी उपग्रह जो है, जो संचार व्यवस्था के लिए उपयोग में लिया जाता है, मौसम के लिए उपयोग में लिया जाता है किसी देश के द्वारा, तो वो हमेशा पृथ्वी के ऊपर रहती है और उसको बोलते हैं भू अस्थायी उपग्रह। और इसकी परिकल्पना किसने किया था? आर्थर सी क्लार्क नाम के वैज्ञानिक ने। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया तो वह पृथ्वी वापस नहीं आएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपको पृथ्वी ग्रह छोड़ के कहीं जाना है मंगल ग्रह पे, तो आपको मंगल ग्रह पे कैसे जाइएगा? आपकी स्पीड कितनी होगी? तो पृथ्वी ने बोल रखा है कि अगर तुमको पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर निकलना है तो तुमको पलायन वेग तुम्हारे पास होना चाहिए, जो कि कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी आप 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर जाने की क्षमता रखते हैं, तभी आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पलायन वेग यही होती है। तो रॉकेट जब भी भेजा जाता है, मान लीजिए चांद पे जा रहा है, मंगल पे जा रहा है, तो उसका पलायन वेग कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी उस रॉकेट की रफ्तार इतनी होनी चाहिए पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकलने के लिए। और इस स्थिति में वो कभी पृथ्वी पर नहीं आएगी। अगर इतना से कम रखिएगा तो पृथ्वी पर वापस आ जाएगी और रास्ते में वो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब देखिए, उपग्रह के लिए कक्षीय वेग बराबर √GRE। पृथ्वी तल से पलायन वेग VE बराबर 2GRE, अर्थात VE बराबर इतना। तो हम पलायन वेग का वैल्यू ही याद रखेंगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना, अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वो ऊपर अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना हो, यानी कि पलायन वेग जो है ना कक्षीय वेग का √2 गुना होते, यानी कि 141% होती है, यानी 41% ज़्यादा होती है, यानी 141% होती है। इसका मतलब ये हुआ कक्षीय वेग का 41% होती है। अब देखिए, अब तक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, यानी ग्रेविटी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आज आ चुका है वही सब चीज़ आप यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपका है कि
अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर पृथ्वी से अधिक ऊंचा उछल सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्व बल पृथ्वी की अपेक्षा कम होती है, और वो होती है 6 गुना कम होती है, यानी 1/6 होती है। आप मान लीजिए जितना छलांग लगा रहे हैं, आपका वेट मान लीजिए 50 किलो है, आप 1 मीटर ऊंचा छलांग मार रहे हैं, और आप चंद्रमा पर जाके उतना ही बल लगा के 6 मीटर ऊंचा छलांग लगा लीजिएगा। 6 मीटर मतलब कितना, 3 मीटर का लगभग में 1 2 3 2.5 से 3 मीटर का होता है एक तल्ला, यानी 2 तल्ला बिल्डिंग ऊंचा आप उछल सकते हैं वहाँ पे, और आपको उतना चोट भी नहीं लगेगा। आप जितना बल में यहाँ पे धरती पे उछल रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए कि पृथ्वी का जो है वो स्मॉल जी का जो वैल्यू है, मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है उसको अगर 6 गुना कम कर दिया जाए, यानी चंद्रमा के जितना बराबर कर दिया जाए, तो हम लोग जो उछलेंगे कितना उछल जाएंगे, लगभग 2.5 तल्ला के बराबर उछल जाएंगे, यानी हम लोग उछल के ही रोड पार कर सकते हैं। ठीक है, तो उतना ही होता है चंद्रमा पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। चंद्रमा पर गुरुत्व बल जो है पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, 1/6 होता है, 1/6 होती है। एक लिफ्ट में या किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। यदि वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, काला। अब देखिए पृथ्वी का रंग कैसा होगा, काला। पृथ्वी का रंग अभी नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूरज का जो किरण पृथ्वी पे पड़ता है तो वहाँ पे पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसमें जो धूल कण है या जो गैस के कण है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा तमाम तरह के जितने भी धूल कण हैं और गैसें हैं, वो सूरज का जो कण होता है उसमें से नीला रंग, आपको तो पता है कि सूरज का जो प्रकाश होता है वो होता है सफ़ेद रंग का, और सफ़ेद रंग में जो बनता है वो 7 रंग से मिलकर बनता है, बैजानी पिनाला, जिसमें कि नीला रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि समुद्र में भी उसका प्रकीर्णन होता है, वायुमंडल में भी ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। तो हालांकि समुद्र से तो ऊंचा में रहता है वायुमंडल, तो इस वजह से आपको वायुमंडल का ही जो नीला रंग है वो आपको दिखाई देगा, मतलब अंतरिक्ष से। अगर वायुमंडल हटा लिया जाए तो आपको काला दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तित करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं माध्यम, तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, काला। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। शरीर का वजन पृथ्वी के कहाँ पर ज़्यादा होगा, ध्रुव पर। ध्रुव पर जी का मान ज़्यादा होता है तो आपके शरीर का जो वेट है वो ध्रुव पे आपको ज़्यादा मिलेगा। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है कहाँ पे, वायु में। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है वायु में। भारशील मतलब ज़्यादा उसको भार हो जाता है। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये ऑप्शन बनेगा। पृथ्वी की सतह पर एक लड़का का भार 600 न्यूटन है, तो उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा, 100 न्यूटन। आपको बताया ना 1/6 होती है, यानी 1/6 होती है। जो 600 न्यूटन अगर पृथ्वी पे है तो चंद्रमा पर कितना होगा, 100 न्यूटन। अगर 100 न्यूटन चंद्रमा पे है तो पृथ्वी पर कितना होगा, 600 न्यूटन, यानी 6 गुना ज़्यादा चंद्रमा पृथ्वी पर है। घूमते हुए अंतरिक्ष यान से यदि एक सेब बाहर की ओर फेंका जाए तो यह अंतरिक्ष यान की ओर चक्कर लगाएगा। देखिए, घूमते हुए अंतरिक्ष यान से यदि एक सेब बाहर की ओर फेंका जाए तो यह अंतरिक्ष यान की ओर चक्कर लगाएगा। अब देखिए, अब अंतरिक्ष में तो कोई ग्रेविटी काम करती नहीं है, अंतरिक्ष तो बस एक बार रॉकेट चला दिया तो हमेशा हमेशा के लिए घूमते रहेगा। और उस अंतरिक्ष यान में से कोई एप्पल यानी सेब या कोई पत्थर बाहर की ओर फेंका जाएगा तो वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही वो हमेशा घूमते रहेगा, चक्कर लगाते रहेगा उसी के साथ। ठीक है, ये रही बात। अब देखिए, किसी लिफ्ट में एक व्यक्ति का भार बढ़ जाता है जब वो त्वरण के साथ ऊपर जा रही होगी। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी के दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर निष्पादित गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी दूरी Gmm/r² होती है, तो r क्या है, रेडियस है, तो r जब आधी होगी तो वो चौथाई हो, यानी r जब बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, न्यूटन के द्वारा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, 1/2 भाग। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक, यानी पृथ्वी का आधा भाग ही चंद्रमा के नजदीक है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पृथ्वी धरती के केंद्र की ओर, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल या फिर गुरुत्व बल।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी कक्षा से अलग उपग्रह छोटा हिस्सा अलग होता है तो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, वो अंतरिक्ष में बिल्कुल घूमता रहेगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण क्या है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बहुत कम है। पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों होती है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है जो कि वायु को पकड़ के रखता है। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पे होगा, ध्रुव पर होगा। किसी रॉकेट को पृथ्वी के वायुमंडल से निकलने के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि पलायन वेग के बराबर होती है। यदि दो द्रव्यमान के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, 1/4 हो जाएगी, क्योंकि जी एम बट्टा में होता है ना r², r को अगर डबल किया जाए तो 1/4 हो जाती है। पहाड़ी सड़कें धीरे धीरे घूमते हुए ऊपर जाती है, सीधे ऊपर नहीं जाती, क्योंकि घूमती हुई सड़कों पर गुरुत्वाकर्षण से उबरने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। यानी कि आप किसी पहाड़ के ऊपर जाइएगा तो पहाड़ को काट के रोड जो है ना ऐसे इस तरह से घूमते 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 ऊपर जाती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल को काउंटर करने के लिए। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई होती है, 36,000 किलोमीटर ऊंचा होती है। जब एक पंख एक लकड़ी की गेंद और इस्पात की गेंद को निर्वात में ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी जल्दी गिरेगी, तो सभी समान गति से गिरेगी, सभी बराबर टाइम में नीचे आएगी। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है, मीनार का गुरुत्व केंद्र जो है वो धरातल में है, यानी कि उसका ज़्यादातर जो भाग है ना वो पृथ्वी के बिल्कुल नीचे है, पृथ्वी के बराबर में है, इसलिए वो नहीं गिरती। वो यहाँ पे मीनार जो है ना इस तरह से है और यही इसके जो नीचे आधार है वहीं पे इसका वजन ज़्यादा है, इसलिए वो नहीं गिरती है। उड़ते हुए रॉकेट में रखे गए पत्थर का भार पहले की अपेक्षा ज़्यादा होगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे भार घट, उड़ते हुए रॉकेट में रखे पत्थर का भार घटेगा, ये कंफर्म नहीं है, इसको आप लोग एक्सप्लेन करके देख लीजिएगा। यदि एक व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा, वजन जो है ना वो 60 किलोग्राम ही रहेगा चंद्रमा पर भी। यहाँ गलत 10 किलोग्राम गलत लिखा हुआ है, उसका भार देता ना, अगर भार यानी भार, तो भार होता है 6। आप 1 किलोग्राम का जो वेट है वो आप चाहे धरती पे रखिए या फिर चंद्रमा पर रखिए, वो हमेशा 1 किलोग्राम ही रहे, लेकिन भार को किस में मापते हैं, न्यूटन में। यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाए, 60 हो जाए। स्टूडेंट को यहीं पे कंफ्यूज करता है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री नली से नींबू शरबत नहीं पी सकता क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, नींबू शरबत नहीं पी सकता, वायुमंडल नहीं है। किसके कारण कोई उपग्रह पृथ्वी की परिदक्षिणा करता है, खगोलीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्व त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ पे होगी, ध्रुव पर होगी। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, स्थिरता बढ़ाने के लिए, यानी कि ग्रेविटी को मतलब बीच में रखने के लिए। पृथ्वी से चांद की ओर प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान का पलायन वेग होता है, पृथ्वी चांद का मतलब एक ऐसा वेग होता है जो कि अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त करवा दे। वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, कॉपरनिकस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले पता लगाया था, पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ। गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक कौन सा है, न्यूटन। यदि एक आदमी पृथ्वी पर 4 फीट कूद सकता है तो वह चंद्रमा पर 24 फीट कूद पाएगा, 24 फीट ऊंचा कूदेगा। प्रत्येक ग्रह सूरज के साथ